हम पढ़ रहे हैं किशोरावस्था की विशेषताएं। यही पढ़ रहे हैं ना, किशोरावस्था की विशेषताएं, किशोरावस्था की विशेषताएं। और किशोरावस्था की विशेषताओं के संदर्भ में बात करें तो हमने पूर्व की क्लास में कुछ विशेषताएं पढ़ ली थी। जैसे भी जितना नंबर आपके पास है उसी के हिसाब से अपन चलेंगे। तो सबसे पहले जो आगे वाली विशेषता है वो है व्यवसाय चुनाव की समस्या। व्यवसाय चुनाव की समस्या। इस अवस्था में क्या है, बालक को व्यवसाय होता है किस क्षेत्र में जाना है और किस क्षेत्र में नहीं जाना है, किस क्षेत्र में जाना है और किस क्षेत्र में नहीं जाना है, इस चीज की समस्या रहती है कि मैं क्या करूं, मैंने कौन सा सब्जेक्ट लेना है, मुझे किस फील्ड में उतरना है, मुझे इंजीनियर बनना है, पटवारी बनना है, टीचर बनना है, क्या बनना है। तो ये बड़ी समस्या रहती है। होता है क्या ऐसा? उस समस्या आपके सामने भी आई होगी ये। चलिए, फिर आता है विचारों में मतभेद। विचारों में मतभेद। विचारों में मतभेद होता है, बुजुर्गों के बातों को नहीं मानता क्योंकि वो अपनी मर्जी करना चाहता है, आनंद लेना चाहता है, उड़ना चाहता है। तो वो फिर विचारों में क्या आ जाता है, मतभेद आ जाता है। ठीक है। और जब विचारों में मतभेद आता है तो व्यक्ति क्या करता है, विद्रोह की भावना, विद्रोह की भावना बच्चे में क्या होती है, विद्रोह की भावना हो जाती है। वो ये चाहता है, विद्रोह कर जाता है, कई बार तो घर छोड़ के भाग जाता है, घर वालों की बात, उसकी बात नहीं मानते तो वो घर छोड़ के भाग जाता है क्योंकि उसका अभी तक संवेगात्मक विकास पूर्ण नहीं हुआ है। क्योंकि किशोरावस्था पढ़ रहे हैं तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि उसमें विद्रोह की भावना भी होती है, बगावत करता है। समाज कहता है ऐसे नहीं चलना, वो उनके उल्टा चलता है। जैसे आपने देखा होगा छोटे जो बालक हैं, शेषवावस्था के बालक जो होते हैं, वो क्या करते हैं, उल्टा काम करते हैं। आप उन्हें कहना खाना मत खाना, खाएगा धक्के से। आप कहोगे ना खाना खा ले, नहीं खाऊंगा। आप उसको मना करो, नहीं खाना मत खाना तू आज, धक्के से खाएगा। वैसे ही क्योंकि शेषवावस्था की पुनरावृत्ति कौन सी अवस्था है, किशोर अवस्था है, जॉनसन ने कहा था। तो इसमें भी उल्टा काम करेगा। आप ये कहोगे ना कि इनके घर नहीं जाना, तो कन्फर्म जाएगा। आप कहोगे कि शाम को 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना, तो कन्फर्म निकलेगा। क्योंकि उसमें क्या है, जिज्ञासा है। क्या होती है, जिज्ञासा, किस चीज की, जानने की कि ऐसी क्या बात है कि सारे घर वाले मेरे को रोक क्यों रहे हैं। तो फिर वो बड़ा भागता है। तो यहां लिख सकते हैं जिज्ञासा की, जिज्ञासा की प्रबलता। जिज्ञासा की क्या, प्रबलता। अब उसके बाद की बात करें तो उसमें उसके बाद में आता है आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद। बनाम किसको बोलते हैं, वर्सेज, इंग्लिश में जैसे बोलते हैं ना, इंडिया वर्सेज पाकिस्तान, ऐसे वैसे आदर्श बनाम यथार्थवाद। ये क्या होता है, आदर्श क्या होते हैं, यथार्थ क्या होता है। अरे आदर्श का अर्थ है किसी को आइडल बना लिया, परंतु हकीकत क्या जमीनी स्तर पे वो वैसा है। तो यही ज्ञान होता है। इसका एक एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। इस अवस्था में बालक क्या करता है, बड़ी प्रेम भरी बातें करता है क्योंकि वो स्वंगात्मक अवस्था में है। और फ्राइड तो यहां तक कहता है कि उसकी कामुकता ही सब कुछ होती है इस अवस्था में। अब देखें तो देखो यथार्थ, वो कहता है मैं तेरे लिए चांद सितारे ले आऊंगा, चांद और तेरी मांग चांद सितारों से भर दूंगा। ठीक है, तेरी चौखट पे कोई बारात आई तो गर्दनें उड़ा दूंगा। ये वो ऐसी बातें कौन सी हैं, आदर्शवाद है। कौन सी है, आदर्शवाद है। परंतु यथार्थवाद क्या है, उसकी शादी हो रही है और वही बच्चा जो कहता था मांग चांद सितारों से भर दूंगा, वो सबको पानी सर्व कर रहा है, लो जी पानी पियो, बारात की सेवा कर रहा है। ठीक है, जो कह रहा था मैं गर्दनें उड़ा दूंगा तेरी चौखट पे बारात आई, वही बच्चा टेंट में बैठ के रसगुल्ले उड़ा रहा है। तो यथार्थ अलग होता है, कहने की बातें अलग होती है, वास्तविकता क्या होती है, अलग होती है। तो ये होता है आदर्शवाद और यथार्थवाद, याद रह जाएगी। फिर आप लिखेंगे सेल्फ कंसेप्ट थोड़ा ज्यादा होता है इस बालक में, आत्म संप्रत्यय, आत्म संप्रत्यय की प्रबल भावना।
आत्म संवृत्ति की प्रबल भावना, यानी इस समय बालक में सेल्फ कंसेप्ट यानी खुद के विचार को क्या देता है, वो तवज्जो देता है, खुद के विचार को ज्यादा मानता है। उसके दिमाग में आ गया कि ये चीज है तो वो वही है, आपसे उसे कितना ही कुछ कह दो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। आगे नेक्स्ट जो लाइन है वो पेपर में पूछी गई, पेंडुलम, पेंडुलम जैसी स्थिति। पेंडुलम क्या होता है? अब जानते नहीं पेंडुलम क्या होता है? घड़ी देखी होगी आपने, घड़ी के नीचे एक इस तरह का घंटा सा लगा होता है, क्या वो स्थिर रहता है? तो चलता रहता है, अर्थात हम कह सकते हैं भटकाव की स्थिति। ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है, पूर्व पेपरों में, भटकाव की स्थिति। तो पेंडुलम मैं लिखने को तो भटकाव भी लिख सकता था, परंतु पेपर में पेंडुलम पूछ लिया, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे इतना। ठीक है, भटकाव कैसे रहता है बताना मेरे को, भटकाव कैसे रहता है? इस अवस्था का बालक कभी घर पे शांत नहीं बैठता, कभी भी देख लेना, कभी इस गली में चला गया, कभी उधर वाली में चला गया, ठीक है, कभी पड़ोसियों के घर चला गया, कभी छत पे चला गया, यानी रुकता नहीं है, वो भटकता रहता है और उसका मन भी भटकता रहता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। आगे क्या लिखा है मैंने, स्वावलंबी भावना, खुद का काम खुद करने में क्या रखता है, ज्यादा विश्वास रखता है। और इसी अवस्था में बालक का क्या हो जाता है, चरित्र का विकास हो जाता है, चरित्र कैरेक्टर है ना का विकास, यानी लोगों के सामने छवि बनती है, बालक कैसा है, अच्छा है, इसका व्यवहार बहुत अच्छा है, ये कार्य हम जब कहते हैं तो कहना बड़ा मानता है, तो चरित्र का विकास भी हो जाता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। विद्वान ने क्या कहा है, पहाड़ से गिरा हुआ मनुष्य उठ सकता है परंतु चरित्र से गिरा हुआ नहीं। तो यहाँ ही चरित्र का निर्माण होता है, सबके सामने खूब प्रशंसा करवाता है, ये बच्चा बहुत अच्छा है भाई, क्या करें, इस के बच्चे की कोई बराबरी नहीं है, फिर उससे आप कुछ भी करवा लो सही, अगर आप ये कह दिया ना इसकी बराबरी नहीं है, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत ही नाइस, तो फिर आप उससे कुछ ही करा लो। इस अवस्था में बालक को ज्यादातर इसी तरह से यूज किया जाता है। ठीक है, झूठ बोल बोल के एडजस्टमेंट तो कर ही नहीं पाता, समायोजन करवाया था मैंने आपको, वह अस्थिरता की भावना, सॉरी अस्थिरता का अभाव, भाव लिखना भावना नहीं, यानी समायोजन नहीं कर पाता, हर जगह एडजस्ट नहीं हो पाता, अस्थिर रहता है। अभी बताया ना भटकाव की स्थिति है तो क्या होगा, अस्थिर होगा। ठीक है, और ये आपके सेकंड ग्रेड में पूछी गई लाइन, ये पेपर में पूछ लिया गया, अस्पष्ट व्यक्तिक क्या, सॉरी अस्थिरता लिख दिया क्या, ठीक है, अस्पष्ट व्यक्तिक स्थिति, ये आपके सेकंड ग्रेड में पूछा कि किस अवस्था में बालक को व्यक्तिक अस्थिरता यानी अस्पष्ट होता है वो, कि मैं क्या हूं, इस चीज का उसे ज्ञान ही नहीं है, तो किस स्थिति में है, या हम कैसे, हम कहते हैं तू तो बड़ा यार जवान हो गया, तो ऐसी बातें करता है, और कई बार जब काम की बात आते है, हो गया क्या इतना बड़ा, अभी तू बच्चा है, तो यानी उसके समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या हूं, तो अस्पष्ट व्यक्तिक स्थिति होती है उसकी। तो ये सेकंड ग्रेड में आपका प्रश्न पूछा गया। ठीक है, फिर अगर बात करें, कर ली, मादक पदार्थों के सेवन की समस्या, सेवन की समस्या, इस अवस्था में बालक क्या करता है, ज्यादातर नशे की तरफ बढ़ जाता है, मादक पदार्थ वही तो होते हैं, वो बड़ों को देखता है कि सिगरेट पी रहे हैं तो फिर वो भी सिगरेट पीनी प्रारंभ कर देता है, पता नहीं क्या मजे आते होंगे। ठीक है, तो यानी शराब पीता हुआ देखेगा तो वो देखेगा कि हमें पीनी चाहिए, जो एड वगैरह आती है टीवी में तो उनको देखेगा, जैसे सिगरेट की कोई एड आती है, कोई नशे की शराब की एड आती है, कोई इस तरह की, तो यानी ये चीजें क्या करती हैं, बालक को प्रभावित करती हैं।
और बालक उनके जैसा बनना तो चाहता ही चाहता है। कोई फिल्म में अगर किसी एक्टर ने ड्रिंक करता है या सिगरेट मुंह में रखता है तो फिर वो भी रखने का प्रयास करेगा कि मैं भी एक्टर बनता हूँ। तो ये मादक पदार्थों के सेवन की समस्या भी क्या आती है, यही आती है। खुशी रहित काल है ये, खुशी रहित काल है, खुशी रहित काल है ये। ओके, तो ये क्या थी, मुख्य मुख्य बातें थी। कितनी होगी टोटल? 28 होगी, ठीक है, गणिए। किशोर अवस्था में शारीरिक विकास, टॉपिक का नाम लिखिएगा। किशोर अवस्था में शारीरिक विकास। वैसे तो कहते हैं कि सारा विकास, पहली लाइन ही लिखवाई थी मैंने क्या, कि सारा विकास संपूर्ण हो जाता है। तो अब हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? शारीरिक विकास की बात कर रहे हैं। तो शारीरिक विकास में अगर हम देखें तो हड्डियों की संख्या बताओ, हड्डियों की संख्या। अरे मनुष्य शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 207 क्या, या 206? अब देखो तुम, अब एक बताओ मेरे को, तो 206 ही होती है। कितनी होती है? 206। यहां लिखना हृदय की धड़कन कितनी होती है? हृदय की धड़कन हो जाती है 72 बार प्रति मिनट, 72 बार प्रति मिनट। जन्मा था तब कितनी थी? 140 बार प्रति मिनट। किशोरावस्था में दांत कितने आ जाते हैं? दांत गिने थे सभी ने? कितने होते हैं आपके दांत? कितने तेरे? गिने ही नहीं। तो दांतों की संख्या किशोरावस्था में कितनी होती है? 28। और वयस्क होने के उपरांत कितनी हो जाती है? 32। आपके नहीं है 32 दांत, गिन लेना चाहिए। ठीक है, आप लिखेंगे इसमें पूर्व किशोरावस्था, समय बताओ कितना होता है इसका? हाँ, 12 से 16। पूर्व किशोरावस्था में, पूर्व किशोरावस्था में लड़कों के दाढ़ी मूछ के बाल आ जाने शुरू हो जाते हैं। पूर्व किशोरावस्था में लड़कों के दाढ़ी मूछ के बाल उगना। ठीक है, तो पूर्व किशोरावस्था की बात है ये। ठीक है, फिर आप लिखेंगे किशोरावस्था पूर्ण होने पर, किशोरावस्था पूर्ण होने पर यानी 18 वर्ष पूरी होने पर, होने पर स्त्री तव व पुरुष तव के पूर्ण गुण विकसित हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। तभी तो 18 वर्ष के बाद में कहते हैं ना कि बच्चा जवान हो गया, मां बनने का पूरा शरीर विकसित हो जाता है। तो ये बात कही गई है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब वैसे तो देखो टॉपिक करवाने वाला नहीं आगे वाले बिंदु हैं, परंतु पेपरों में पूछे जाते हैं तो हमारी मजबूरी है, हमें ये करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप आगे है कि पेपर में आया था क्या, आया था कि किशोरियों में, किशोरियों में, किशोर अवस्था में किशोर अवस्था में कोले के पास चर्बी जमा तथा पिंडलियां, पिंडलियों के
पास भी चर्बी जमा होने लगती है। चर्बी जमा होने की वजह से बड़े हो जाते हैं। अब ध्यान रखना, कूल्हे और ये दोनों ही प्रश्न आया हुआ है, और पिंडलियां, ठीक है, इन दोनों के पास क्या चर्बी जमा हो जाती है, तो इनका आकृति क्या बदल जाती है, और ये पुष्ट और मजबूत हो जाते हैं। तो ये बात है, पेपर में पूछी गई है तो आपको लिखवा दी है, ठीक है। अतः वे बड़े या भारी, सॉरी बड़े तो नहीं लिखना, भारी लिखना है, भारी हो जाते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे किशोरावस्था के अंत में, किशोरावस्था के अंत में और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में प्रज्ञादंत निकलती है। ये कौन सी चीज होती है, पंख निकलते हैं क्या आपके, हैं? अक्कल जाड़ अभी आ जाएगी, अक्कल जाड़। प्रज्ञादंत का अर्थ होता है कि आपके शुरू में एक एक जाड़ होती है, जब आप किशोर अवस्था में होते हो, उसके बाद में जाड़ों के पीछे दो जाड़ और निकलती हैं, वो तो निकलेगी 25 के बाद, कईयों की 30 पकड़ जाती है, अक्कल जाड़ नहीं है ये। प्रज्ञादंत का अर्थ है कि आपकी जाड़ें जो होती हैं वो निकलनी प्रारंभ हो जाती हैं, ठीक है, प्रज्ञादंत से बोलते हैं, अक्कल जाड़ तो बहुत बाद में आती है। फिर लिखेंगे किशोर अवस्था के अंत तक, किशोर अवस्था के अंत तक मस्तिष्क अंतःस्रावी ग्रंथियां यकृत, और क्या रह गया, मस्तिष्क अंतःस्रावी ग्रंथियां, लार ग्रंथि, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, स्नायु तंत्र आदि का पूर्ण विकास हो जाता है। पूर्ण विकास हो जाता है, देख लिया। ये क्या थी, शारीरिक विशेषताएं थी, तो इसमें सब चीजें आ गई हैं, जो कुछ चीजें नहीं पढ़ाने वाली वो भी आ गई हैं, ठीक है। चलिए अब क्या है, किशोरावस्था के सिद्धांत हैं, के विकास के सिद्धांत। पहले सिद्धांतों को समझो। देख लिया क्या, पहला सिद्धांत है त्वरित विकास का सिद्धांत, या त्वरित की जगह एक शब्द और आता है कई बार, आकस्मिक, ठीक है। पहले तो इस त्वरित शब्द को समझो, ये क्या है, क्या अर्थ है इसका, त्वरित का, तीव्र गति से, क्या है, तीव्र गति से, याद रह जाएगा, तीव्र गति से जो विकास होता है। अब ये देने वाले विद्वान कौन है, देखो कौन है, पेनलेओल है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि विकास जो होता है ना बड़ा तीव्र गति से होता है, और विकास अचानक होता है। क्या सही बात है, विकास अचानक होता है क्या, अचानक होने का अर्थ क्या है, ये कहता है कि जैसे किशोर अवस्था जो होती है ना, उसमें विकास अचानक हो जाता है, कहने का भाव ये है।
इसीलिए किशोर अवस्था के अंतर्गत ये सिद्धांत करवा रहे हैं कि किशोर अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो अचानक होते हैं, हमें पता नहीं चलता। क्या अभी ऐसा आपने देखा कि अचानक, अगर इनकी बात करें तो अपन माइंड में बिठानी है अपने को, तो अगर बात करें तो ये कह रहे हैं कि इनके हिसाब से बता रहा हूं, ये कह रहे हैं कि अचानक परिवर्तन, जैसे आप सोए रात को, आपके इतने कितने का हाथ थे, सुबह उठे तो इतने इतने हो गए, ऐसा हुआ कभी? इनके हिसाब से तो हो रहा है ना। रात को आप सोए तब आपके मुंह पर दाढ़ी नहीं थी, सुबह उठे तो दाढ़ी उग गई, मूछें उग गई, कभी ऐसा हुआ? तो फिर कैसे कह दिया इन्होंने? आप अपनी सोच के आधार पे बता दो कि ये सिद्धांत फिर कैसे कह दिया इन्होंने कि शरीर में अचानक परिवर्तन होते हैं। ये कह रहे हैं कि विकास अचानक होता है, शारीरिक परिवर्तन, ये कह रहे हैं ना किशोर अवस्था में परिवर्तन अचानक होते हैं। अब हम नहीं बता सकते हैं, हमारा माइंड ही काम नहीं कर रहा, सुन्न हो गया। आपने बताया हाथ एकदम नहीं बढ़ते, आप रात को गंजे सोए सुबह बाढ़ उग गए, ऐसा हुआ? नहीं हुआ। परंतु इन्होंने जिस क्षेत्र में कहा है उस क्षेत्र में फ्राइड का योगदान है। अब बता दो, अरे रात को जब एक लड़की सोई तो वो कन्या थी, सुबह उठी तो वो क्या बन चुकी थी? लड़की बन चुकी थी, महिला बन चुकी थी। समझे? मासिक धर्म अचानक स्टार्ट होता है, ठीक है। पुरुष में जो पुरुषत्व के गुण आते हैं, स्पर्म वगैरह, वो अचानक ही आते हैं। उस संदर्भ में कहा है कि अचानक परिवर्तन होता है। ये बात किसने कही है? स्टैनले होल ने की है, मैंने कुछ नहीं कहा है इसमें, मैंने सिर्फ आपको पढ़ाया है। तो आप लिखेंगे ये कब दिया था? 1904 में दिया था। तो लिखेंगे इनके अनुसार, इनके अनुसार किशोरों में जो परिवर्तन होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं वे आकस्मिक होते हैं। आकस्मिक होते हैं। इनका, इन परिवर्तनों का पूर्व की अवस्था के साथ, अवस्था के साथ कोई संबंध नहीं होता। कोई संबंध नहीं होता। ओके। ऐसा नहीं है कि हमें बाल्यावस्था में पता चल जाता है कि हमारे में परिवर्तन होने वाला है, ऐसा नहीं होता। परंतु ऐसा होता भी है। कैसे? पुरुष की स्थिति में नहीं होता परंतु महिलाओं की स्थिति में होता है। जैसे मासिक धर्म की बात करें, आने से पहले पैर दुखने लग जाते हैं, पेट दर्द दुखने लग जाता है, शरीर संकेत दे देता है कि आगे कुछ परिवर्तन होने वाला है, ठीक है। तो ये तो कहते हैं कि नहीं होता, परंतु होता भी है, कई बार नहीं भी होता। तो परंतु अपने को इस सिद्धांत को याद रखना है कि किसने दिया था? स्टैनले होल ने दिया था। 2 नंबर सिद्धांत की बात करेंगे, कर्मिक विकास का सिद्धांत। कर्मिक विकास का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक व होलिंगवर्थ का है ये, लिख लीजिएगा इसका। थॉर्नडाइक होलिंगवर्थ, एक विद्वान और जुड़े थे, किंग्स। पहले इसको समझिए, कर्म क्या होता है बेटा? सीरीज होता है, सीक्वल, जो भी कहते हो आप। तो विकास कहता है एक सीरीज से होता है, सही बात है क्या? किस सीरीज से होता है आप बताओ? पीछे करवा के आए हूं, सिर से पैर की ओर होता है,
है बताया कि नहीं? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, मध्य से बाहर की ओर होता है, बताया ना, प्रोक्सिमो डिस्टल है और ना स्फेडोकोडल है, यही तो है। तो ये कहता है कि विकास के क्या है, क्रम निर्धारित है और उसका पूर्व, ये जो बात लिखी ना, इसी बात को इन्होंने जुटलाया है। इन्होंने कहा कि विकास का संबंध पूर्व अवस्था से होता है, क्योंकि हमारा शरीर पहले ही बता देता है कि आगे ये परिवर्तन होने वाला है। किसने कहा है? थॉर्नडाइक, कोलिंगवर्थ और किंग्स ने। कैसे? इन्होंने कहा कि एक ऋतु का उदाहरण दिया, जैसे अब जो ऋतु आई है, बसंत ऋतु चल रही थी, बसंत ऋतु के आगमन, जब बसंत ऋतु आ जाती है तो उसकी सूचना कौन दे देता है कि बसंत ऋतु आने वाली है? पहले वाली अवस्था बताती है, पहले वाली ऋतु बता देती है। कैसे? सारे पत्ते झड़ने लग जाएंगे, पतझड़ आएगी, पतझड़ के बाद क्या आएगी? बसंत आएगी। तो पहली वाली आने वाली ऋतु की सूचना कौन से में मिल जाती है? पीछे वाले में। उसी प्रकार शरीर में होने वाले परिवर्तनों की सूचना पूर्व अवस्था में मिल जाती है। ये बात किसने कही है? बस यही सिद्धांत है। ये कहता है कि विकास एक क्रम गति से चलता है जो निरंतर चलता रहता है, और जिस विकास की बात करें उसका संबंध पूर्व वाली अवस्था से होगा। जिस प्रकार एक ऋतु का संबंध दूसरी ऋतु से होता है, यानी आने वाली ऋतु का संकेत हमें पूर्व वाली ऋतु में भी मिल जाता है। क्या पत्ते सारे गिर जाते हैं? धीरे धीरे गिरने स्टार्ट होते हैं, होता है? सब सारे पत्ते गिर जाते हैं तो क्या गिर ही रहते हैं? कुछ नए पत्ते भी तो बाहर निकलते हैं। अब नए पत्ते आने का मतलब क्या है कि आगे कौन सी ऋतु आने वाली है? बसंत ऋतु आने वाली है। तो ये पहले वाली में मिला कि नहीं मिला? तो उसी प्रकार कहता है कि मनुष्य का भी अपनी पूर्व जो अवस्था होती है उसके साथ संबंध होता है कि आगे भविष्य में आपका क्या होगा। जैसे अब आपके सिर में एक एक दो दो सफेद बाल आने शुरू हो गए ना? एक आएगा पहले, दो आएंगे, तीन आएंगे, चार आएंगे, फिर हम उनको उखाड़ेंगे, फिर वो उखाड़ने के बाद सात आठ हो जाएंगे, फिर आठ से कितने हो जाएंगे? 12, ऐसे करके सारा सर सफेद हो जाए। बताओ उसकी सूचना कहाँ मिल रही है? पूर्व अवस्था, प्रौढ़ अवस्था में मिल रही है। किस चीज की? वृद्धावस्था की। कि आगे आपकी कौन सी अवस्था आने वाली है? वृद्धावस्था आने वाली है। दाढ़ी उगती है, एकदम उगती है क्या? तो थोड़े थोड़े बाल निकलते हैं पहले, है ना, ब्राउन ब्राउन से, फिर वो वही बाल आगे धीरे धीरे क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं, फिर दाढ़ी घनी हो जाती है, मुंह से घनी। बताओ पहले वाले में मिली कि नहीं मिली सूचना? बस यही बात कहता है। ठीक है, तो इसमें लिखे विकास का एक क्रम होता है, विकास का एक क्रम होता है, प्रत्येक विकास का एक क्रम होता है, प्रत्येक विकास का संबंध पूर्व अवस्था से पूर्व अवस्था से जुड़ा रहता है, पूर्व अवस्था से जुड़ा रहता है। एग्जाम्पल लिखना, जैसे किशोर अवस्था के गुण, किशोर अवस्था के गुण बाल्य अवस्था में दिखाई देने लगते हैं, बाल्य अवस्था में दिखाई देने लगते हैं। और किशोरावस्था में फिर किसके दिखते हैं? प्रौढ़ावस्था के। प्रौढ़ावस्था में फिर किसके दिखते हैं? वृद्ध अवस्था के, है ना? तो ये सब क्या है? एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये बात कही है। इसमें जो एग्जाम्पल पूछा जाता है वो जरूर लिखेंगे, तो लिखो, इसके आगे लिख लेते हैं। जिस प्रकार एक ऋतु के आगमन की सूचना, एक ऋतु के आगमन की सूचना दूसरी ऋतु के अंत में दिखाई देने लगती है, दिखाई
देने लगती है। ठीक है, ये बात कही किसने है? अगर पूछ ले तो आपको ध्यान रखना ये किसने कही है? किंग्स ने कही है ये। आज यूट्यूब वर्क। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे विकास आकस्मिक न होकर कर्मानुगत होता है। ठीक है, क्या होता है? कर्मानुगत होता है। तो स्वयंगात्मक विकास मैंने आपको करवा दिया। हम करके आए थे पीछे इमोशनल इंटेलिजेंस, वही क्या होता है? स्वयंगात्मक विकास होता है। वो आपका टॉपिक क्लियर हो गया किशोरावस्था में। उसकी कुछ विशेषताएं अगर लिखना चाहेंगे तो अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो किशोरावस्था में स्वयंगात्मक विकास, इसको हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो अपन नए पेज से लिख लेते हैं किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। तो आप अगर लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा पूर्व संवेगात्मक बुद्धि टॉपिक जुड़ा है इससे। ठीक है ना, संवेगात्मक बुद्धि बिंदु को क्या करना है? पढ़ना है। तो वो इससे जुड़ा हुआ है। तो उसमें हमने पढ़ा था फ्राइड ने जीवन के अंदर दो मूल प्रवृत्तियां बताई थी। कौन सी? इरेज और थेनाटोस बताई थी। एक जीवन मूल प्रवृत्ति थी और एक मृत्यु मूल प्रवृत्ति, क्योंकि प्रत्येक संवेग के साथ एक मूल प्रवृत्ति जुड़ी होती है। हमने अच्छी तरह से अध्ययन किया था उनका। जो खुशी देती है वो कौन सी है, जो दुख देती है वो कौन से हैं, संवेगों की बात की थी। उसके बाद में हमने 14 मूल प्रवृत्तियों की बात की थी। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी, उनके साथ प्रत्येक के साथ एक संवेग जुड़ा होता है। मनुष्य में पाई जाने वाली मूल प्रवृत्ति कौन सी है? जो केवल मनुष्य में ही होती है, हास्य। ये बताया था मैंने, सबसे प्रबल है। ये सब चीजें वाह आपके बहुत बढ़िया याद है, आप मेहनत कर रहे हैं, सफलता मिलेगी। तो वो चीजें सारी यहाँ दोबारा करवाने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए मैंने आपको ये लिख दिया है कि आप यहाँ जब पढ़ो तो ये चीज पढ़ लेना कि वहां अपने को वो टॉपिक यहाँ भी पढ़ना है। ठीक है, अब क्या है, इससे कुछ इसके जो तथ्य हैं संवेगों से जुड़े हुए आप लिखिए। संवेगों से संबंधित तथ्य, संवेगों से संबंधित तथ्य, संबंधित तथ्य। तो सबसे पहले साइंस वाले बैठे हैं यहाँ पे, तो ये कौन सी ग्रंथि है? एड्रिनल ग्रंथि। इसका क्या काम होता है? क्या करती है ये? किससे जुड़ी होती है ये? तो लिखें प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से इसका संवेगों से जुड़ाव होता है, संवेगों से जुड़ाव होता है। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि का क्या होता है? संवेगों से जुड़ाव होता है। अरे तुम लोग क्या करने लग गए, कहां घुसे पड़े हो? पढ़ लो बाबूर ये वो। एक आता है बेटा आपका प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। एक मस्तिष्क होता है, एक प्रमस्तिष्क होता है।
होते हैं क्या? माइंड, आपके मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। तो उनमें कौन सा भाग? प्रमस्तिष्क। ये क्या काम करता है? ये जो आपके संवेग होता है उनका क्या करता है? संचालन करता है, उनको नियंत्रित करता है। तो आप लिखेंगे प्रमस्तिष्क में संवेगों का नियमन, कि कैसे चलने हैं, किस समय कौन से संवेग को छोड़ना है, किस संवेग का प्रदर्शन करना है। ठीक है, क्या होगा? नियमन व संचालन करना, संचालन करना। और तीसरा लिखेंगे हाइपोथैलेमस होता है क्या? हाँ, नंबर 3 हाइपोथैलेमस। लिखें संवेगों का नियंत्रण। ये कोई ग्रंथि होती है क्या हाइपोथैलेमस? है? अरे बता दो, साइंस वालों ज्ञान दे दो, तुम्हारे पास है ना। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों। ओके बेटा, अब नीचे लाइन में लिखोगे नंबर 4, संवेगों पर सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला विद्वान। संवेगों पर सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला विद्वान। संवेगों पर सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला विद्वान कौन था? वाटसन। कौन था? इसी ने लिखा था सर्वप्रथम, और इसी ने अध्ययन किया था। कब किया था? 1919 में। अब इंपॉर्टेंट बात है ये, पेपर में आपसे पूछी जाएगी कि वाटसन के अनुसार बालक में सर्वप्रथम कौन सा संवेग विकसित होता है? सर्वप्रथम अब खुद सोच के देखो कि बालक जब जन्म लेता है, उसके बाद में बालक में सर्वप्रथम किस संवेग का जन्म होता होगा? नहीं पता? वह का लिखिएगा, नई लाइन से लिखिएगा। वाटसन का मानना है, या वाटसन के अनुसार जन्म के बाद, जन्म के बाद 3 संवेग, जन्म के बाद 3 संवेग विकसित होते हैं, सॉरी, सर्वप्रथम विकसित होते हैं, विकसित होते हैं। क्या? अब कौन कौन से? तो सबसे पहले इन्होंने बताया है भय, 2 नंबर है क्रोध, क्योंकि उसे बोलना नहीं आता, और 3 नंबर है स्नेह। अब देखो इनमें से अच्छे कौन से हैं और बुरे कौन से हैं? अब लिख सकते हो आप, आपको पूछ सकता है कि इनमें से सकारात्मक संवेग कौन सा बताया है, तो एक ही है सकारात्मक, तो कौन सा है? स्नेह। और ये दोनों क्या है? नकारात्मक है। तो आप लिख सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि पूर्व की क्लासों को लगाना जरूरी होता है, क्योंकि हर टॉपिक किसी न किसी से जुड़ा होता है। अब जिन्होंने संज्ञानात्मक बुद्धि लगाई है उनको याद है ये, कि किस प्रकार ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी, परंतु हम तो लगानी ही नहीं है हमें तो। ठीक है, आगे लिखें संवेगों के तत्व। नेक्स्ट लाइन है, जो भी लाइन आपके पास, संवेगों के 3 तत्व। 3 तत्व कौन कौन से होते हैं? संवेग कैसे पता चलते हैं? एक तो चलेगा व्यवहार से, क्या हो जाएगा? विवरात्मक हो जाएगा। एक चलेगा शरीर से, शरीर कांपने लग जाएगा जब क्रोध आता है, ये बातें बताई थी ना। हाँ, चेहरा लाल हो जाता है, तम कान है, ऐसे सब बताया था मैंने। और संज्ञानात्मक होते हैं। एक तो किसी के व्यवहार से पता चलता है,
कि वो क्या बात कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। एक आपका देह शरीर से पता चल जाता है, एक उसके ज्ञान से पता चल जाता है। कई बार ऐसे लोग होते हैं चुपचाप रहते हैं फिर भी बहुत कुछ कह जाते हैं, होते हैं ना। हम नहीं समझते, हम तो गुरुजी भोले बच्चे हैं जी, हमें जब तक कोई बोलता नहीं तब तक हमारे समझ में नहीं आता। तो समझना चाहिए आपको, फीलिंग्स समझने की क्षमता आप में होनी चाहिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। कई बार कई आदमी होता है चुपचाप बैठा रहता है, आप सोचते गूंगा है, नहीं, उसकी फीलिंग्स को समझें कि वो क्या कहना चाहता है, उसके संवेगों के प्रदर्शन। कई आदमी तो ना जितनी आवश्यकता होगी उतने ही बोलेंगे, तो उनका व्यक्तित्व भी क्या है, अलग प्रकार का, तो उनके संवेग क्या है, अलग है। हे भगवान, लिखे संवेगों की विशेषताएं, ये कुछ और ही काम में लगे पड़े हैं सारे। संवेगों की विशेषताएं, अरे पढ़ लो रे, विशेषताएं, संवेगों की विशेषताएं। अब ध्यान रखिएगा, संवेग क्या होते हैं, इमोशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेचर के दिए होते हैं, ठीक है। तो संवेग जन्मजात, संवेग जन्मजात, वह प्राकृतिक होते हैं, वह प्राकृतिक होते हैं। आपके शरीर जब जन्म लेता है तभी ये आपके साथ ही आते हैं, ये ऑटोमेटिक ही। हो सकता है कम ज्यादा हो, परंतु ये बात ध्यान रखेंगे होंगे आपके शरीर में। ऐसा नहीं है कि बाहर से कहीं पंडित जी कोई मंत्र मारेंगे संवेग मुंह में डाल के आप कान में डाल देंगे आपके, ऐसा नहीं है, आपके शरीर में ही है, ठीक है। नंबर 2, संवेग सार्वभौमिक होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, कैसे बताओ। संवेग कहीं प्रदर्शित हो सकते हैं, सार्वभौमिक का अर्थ ऐसा नहीं कि संवेग कमरे में प्रदर्शित होंगे, संवेग कहीं विकसित हो जाते हैं, कहीं भी प्रदर्शित हो जाते हैं। होता है ना, हम कई बार किसी वस्तु को देखते हैं तो रोने लग जाते हैं, कभी रोना किसी के सामने अच्छी बात है, बंद कमरे में रोना चाहिए, अकेला रोना चाहिए, किसी को पता ना चले। पर कई बार आंखों से आंसू ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो संवेग जो होते हैं ना वो सार्वभौमिक होते हैं, ये कहीं भी प्रदर्शित हो सकते हैं, किसी भी स्थिति में हो सकते हैं। कि कहीं रोने का सीन है, हो सकता है उस समय आपको हंसी आ जाए। तो संवेगों का कोई ये मापदंड निर्धारित नहीं है कि ये वहीं आएगा, तो कहीं भी आ सकता है। कई बार हम किसी के मर्ग में जाते हैं या उनके पिता के घर पे जाते हैं तो देखते हैं, वहां फोटो देखते हैं और फोटो देखकर हमें हंसी आ जाती है, आ जाती है ना। है तो दुख का वातावरण, परंतु हम वहां मजे ले रहे हो आप। तो कई बार हम शादी में जाते हैं, दूल्हा को या दुल्हन को देखते हैं, यार ये कमाल का आदमी, फिर रोना आ जाता है हमें कि देख इसकी किस्मत में क्या लिखा है, अरे आपने की कौन लिखे डो। तो यानी हर जगह क्या हो जाते हैं, संवेग ऑटोमेटिक ही आ जाते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा, संवेगों की प्रकृति क्षणिक होती है, क्षणिक होती है। और ये तो बहुत बढ़िया बात है, क्षणिक है। अगर ये भैया व्यापक होती ना तो ये संसार खत्म हो गया होता कब का ही। क्षणिक का अर्थ तो समझते हो, समय कुछ समय के लिए आते हैं। मान लो समय लंबे चलते, मान लो आप किसी आदमी को रोना लग गया तो भाई वो 1 महीने 2 महीने 5 महीने मर जाता वो तो। मान लो कोई आदमी हंसने लग जाता, वो 6-7 महीने हंसता ही हंसता, तो वैसे मर जाता। तो ये कुछ समय के लिए आते हैं। और आदमी को जब समय क्रोध समय आता है तो उसका मैंने बताया था ना, सामान्य बुद्धि कार्य नहीं करती, क्योंकि 80% योगदान किसका रहता है, व्यक्ति की सफलता और असफलता में संवेगात्मक बुद्धि का रहता है, यानी संवेगों का रहता है। और फिर कई बार देख लेना, आप गालियां निकाल देते हो क्रोध में, 10 मिनट बाद में खुद आपको क्या होता है, रियलाइज होता है, महसूस होता है कि यार कर तो गलती दिया, नहीं करना था, अगर मैं इस चीज को स्किप कर देता तो आज हमारे संबंध ऐसे नहीं होते, आज मुझसे बोल रहा होता। यानी आदमी को पछतावा होता है। संवेग अगर लंबे चलते तो पछतावा कभी नहीं होता। तो संवेग क्या होते हैं, क्षणिक होते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं और फिर आकर अपना काम कर कर चले जाते हैं। इसीलिए संवेगों पर ध्यान रखा करो। बोलते समय जब कभी भी क्रोध आए तो 10 तक गिन लिया करो, क्योंकि क्षणिक होते हैं संवेग। तो क्रोध आए, मुख्यतः क्रोध ही सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, या आत्महीनता, मैंने आपको बताया था। आत्महीनता जब आती है तो आत्महीनता में आप अपना दिमाग कहीं और लगा लिया करो,
अधिकार बात आया था ना, भी हम किसी के नीचे काम करने लग जाते, मैंने कहा जिंदगी में नहीं आना चाहिए, बताया था आपको मैंने कि अधीनता की भावना कभी भी नहीं आनी चाहिए अपने अंदर। तो फिर अगर गुस्सा आ रहा है तो आप 10 काउंट करो ऐसे, सामने वाला गाली निकाल रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप उसकी तरफ देखो, ऐसे मन में गिनो, 1 10 गिनोगे आपका समय कंट्रोल हो जाए। गुरुजी ऐसे ही कर रहे हो क्या? अरे मुझे बहुत क्रोध आता था और मैंने इतना करो, अब मेरे को कोई गाड़ी निकालता है ना तो मैं उसको कहता हूँ और निकाल, या तो गाड़ी निकालनी है 5 मिनट निकालनी है लगातार बिना रुके, तब तो मजा है। अब 5 मिनट की गाड़ियां होती नहीं, तुम आज कमरे में निकाल के देख लेना, टाइम शुरू कर लेना मोबाइल में और कहना 5 मिनट गाड़ी निकालनी है, आपकी गाड़ियां मुक जाएंगी, गाड़ी रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये भी शर्त है क्या आपके पास इतनी गाड़ियों का स्टोर? अगले कहते भैया काट, गाड़ दूसरा नहीं निकालेगा, एक ही निकालनी है और खूब निकाल ले जितनी तेरे पास है, 2 मिनट के अंदर भाई साहब भांडा साफ हो जाएगा। और अगला कहेगा यार तू बड़ा बेशरम आदमी है, हाँ मैं तो हूँ, और फिर वही आदमी आपसे माफी मांगेगा, यार सॉरी यार भाई गुस्से में था, माफी मांग रहा हूँ यार माफ कर दे। तो उस समय अगर आप उसके सामने निकालने लग जाते, फिर गालियां कितनी आ जाती पता है? आधे घंटे तक चलती। जब आप किसी के सामने क्रोध का प्रदर्शन करें और सामने से क्रोध आएगा तो मान लीजिए वो लड़ाई बढ़ेगी। इसीलिए मैं एक शादी का फॉर्मूला जो है वो बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। पति पत्नी लड़ते हैं ना, क्रोध होता है, पति को अगर क्रोध आया तो पत्नी चुप हो जाए, देख लेना पत्नी चुपचाप रहती है, रसोई में चली जाएगी, छत पर चली जाएगी, बाहर चली जाएगी अगर पति क्रोध कर रहा है तो। क्यों? लड़ाई किसी को नहीं सुनी। हाँ एक्सपीरियंस बोल रहा हूं, मैंने तो देखा नहीं, देखो मेरा तो होगा तब देखेंगे। अगर महिला बोल रही है तो भाई साहब पति कहीं नहीं जाता, बाहर निकला तो उसे पता है बाहर वाले पूछेंगे क्या बात हो गई, अब उसे उत्तर देना पड़ेगा। वो तो बाहर जाके क्या कहेगी? वो तो कहेंगे हर्षू के पापा को गुस्सा आया भाई आज, ऐसे ऑफिस में मूड खराब हो गया, वो तो बहाने मार देगी। परंतु अपन क्या कहें? अब ये थोड़ी कहेंगे हर्षू को मम्मी को गुस्सा आया हुआ है, तो उसमें अपनी बेइज्जती होती है, तेरी लुगाई तेरे सामने बोलती है। सबको पता है कि सबकी बोलती है, क्योंकि नारी शक्ति कभी भी नहीं दबी आज तक। और नारी के पास सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? एक तो लड़ाई होती है, लड़ाई तो करती करती है, एक हथियार सबसे बड़ा है वो मनुष्य के पास नहीं, आदमी लड़ाई भी कर सकता है, आंसू। रोने लग जाते, अब आदमी क्या बराबर थोड़ी रोए। तो ये जो संवेग है ना उनको प्रदर्शित अच्छी तरह से किया करो, ठीक है? तो ये क्षणिक होते हैं, कुछ समय के बाद शांत हो जाते हैं, ठीक है? अब देखो मेरे को तो पता नहीं, अभी तक कोई जीवन का एक्सपीरियंस है नहीं। संवेग सकारात्मक व नकारात्मक दोनों होते हैं, सकारात्मक व नकारात्मक। कई संवेग ऐसे होते हैं जो एनर्जी देते हैं काम करने के, संवेग सकारात्मक व नकारात्मक होते हैं। हाँ सही बात है सुनील, है तेरी सही बात है बेटा, आपा तो प्रैक्टिकल करांगा जल्दी उसी। संवेग कार्य करने की क्षमता को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं हमेशा। तो लिखना संवेग व्यक्ति की कार्य क्षमता को बढ़ा देते हैं। सही बात है क्या? आप अंदर से मोटिवेट है तो कार्य करने की गति क्या आ जाएगी? तीव्र। आप इमोशनल है ना तो भी कार्य की गति बढ़ती है, देख लेना। जब आपको आप घर में नाराज हुए हो, ठीक है, तो और आपको पता है कि ये काम आपको ही करना है, तो देख लेना जो काम दिल्ली 1 घंटे में होता है उस दिन आधे घंटे में हो जाएगा। क्योंकि कार्य करने की गति क्या हो जाती है? गुस्से में हम काम को क्या करते हैं? तीव्र गति से करते हैं, होता है कि नहीं होता? तो ये कार्य करने की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये बात आप ध्यान रखें, नेगेटिव पक्ष की तरफ देखना ही नहीं है, ठीक है? आगे लिखेंगे नंबर 6 कि वंशानुक्रम और वातावरण, वंशानुक्रम व वातावरण दोनों ही संवेगों से प्रभावित हैं, दोनों ही संवेगों से प्रभावित हैं। दोनों ही संवेगों से प्रभावित हैं। और क्या काम करते हैं संवेग?
संवेग आदतों के निर्माण में सहायक है। आपकी जो हैबिट होती है निर्माण में सहायक है। क्या सही बात है ये? कैसे? अब आपकी आदत नहीं है क्या पढ़ने की, सुबह जल्दी उठने की, परंतु आपके अंदर एक संवेग आएगा, आत्म स्वाभिमान, है ना, श्रेष्ठता की भावना, संवेग विकसित होगा, श्रेष्ठता की भावना कि मुझे प्रूफ करके दिखाना है कि मैं कुछ हूं, मैं दुनिया से अलग हूं। संवेग विकसित हुआ। मूल प्रवृत्तियों में है कि नहीं है, करवाया था मैंने, आत्म स्वाभिमान, मूल प्रवृत्ति, श्रेष्ठता की भावना। जब ये आएगा ना तो आपको ऑटोमेटिक 4 बजे जाग आएगी, अलार्म बजाने की जरूरत नहीं है। आप रात को सोओगे ना कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, माइंड को इतना कह के सो जाना, और सुबह 4 बजने से 5 मिनट पहले ही ऑटोमेटिक संवेग क्या कर देते हैं, आपकी आदत। अब धीरे धीरे क्या होगी, 4 बजे की आदत हो गई, पेपर हो जाएगा, और हर आदमी की इच्छा होती है कि मैं पेपरों के बाद खूब सोऊंगा, 2 दिन लगातार सोऊंगा। नहीं सो सकते। जिस दिन पेपर हो गया उस दिन आप सोओगे, हो सकता है 9 बजे सो जाओ, परंतु जो आदत आपने बनाई थी, कौन सी, 4 बजे उठने वाली, उस समय आपको जाग आएगी। क्यों? क्योंकि आपके संवेग ने आपकी आदत का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। तो बताओ आदत बनती है कि नहीं बनती? ठीक है। दुखी आदमी होता है, ड्रिंक करता है, तो आदत किसकी वजह से, संवेग ही तो है। दुख जो होते हैं वो संवेग ही तो है, वो शराब पीने की आदत का निर्माण कर देते हैं। तो ये चीजें, ठीक है। तो नेक्स्ट ये मुख्य बातें होगी। वैसे आपको मैंने बता दिया कि संवेग जो होते हैं उनका हमारे शरीर पर 80% क्या होता है, अधिकार होता है, और वही सफलता और असफलता के लिए क्या होते हैं, जिम्मेवार होते हैं। 20% कौन सी, सामान्य बुद्धि काम करती है, ठीक है, ओनली 20%। अगर सारे काम हम सामान्य बुद्धि से करने लग जाए ना तो सोच लो फिर आपका बेड़ा पार है। अगर यहां से ना सोचें तो किसी का नुकसान हो रहा है थोड़े तो, परंतु हम यहाँ से सोचते हैं किसका किसका हो रहा है। अगर तेरा हो रहा होता तो ये संवेग आ गया ना, दया का, परोपकार का, ऐसे। तो ज्यादा अहम भूमिका 80% की रहती है, ठीक है। अब हम सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं।